हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। अगर आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है या फिर यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं जहां पर कंप्यूटर आता है, तो ये टॉपिक आप सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज का ये क्लास पढ़ने के बाद मेमोरी से जितने भी डाउट हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे और अच्छी तरह से आपको मेमोरी के बारे में समझ में आ जाएगा। देखिए, हम जब बात कंप्यूटर मेमोरी की करते हैं तो आपको पता है जो भी हमारा डेटा होता है वो हमारे कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, या तो टेम्परेरी या फिर परमानेंट। अब टेम्परेरी और परमानेंट का मतलब क्या है? एक तो वो डेटा होता है जिससे हम अपने कंप्यूटर में परमानेंट स्टोर करके रखना चाहते हैं। दूसरा वो डेटा होता है जो कि कंप्यूटर प्रोसेस करता है, हमारा प्रोसेसर जिसको प्रोसेस करता है उस डेटा को भी हमें किसी ना किसी मेमोरी में ही स्टोर करना होता है ना। तो ये दो टाइप का मेमोरी हो जाता है जब हम मेमोरी की बात करते हैं या कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं। तो इसके टू टाइप हो जाते हैं। कैसे? एक आपका हो जाता है प्राइमरी मेमोरी। देखिए, एक आपका कैसा हो जाता है? प्राइमरी मेमोरी हो जाता है। इसको आप प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी आप इसको बोल सकते हैं, या इसको इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। इंटरनल इंटरनल मेमोरी ये वह मेमोरी है अगर हम अपने कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं किसी डेटा पर, तो जो डेटा हमारा है वो रहेगा कहाँ पर रह करके उस पर प्रोसेसिंग की जाएगी, ये वो मेमोरी होती है। इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं या इंटरनल मेमोरी कहते हैं, या इसको मैन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। आप इसको सेकेंडरी बोलते हैं, या इसको आप एक्सटर्नल भी बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है। तो अभी आपने क्या समझा कि जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है वो दो प्रकार की होती है। एक प्राइमरी या इंटरनल मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी। इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कई सारे अलग अलग नामों से हम इसे जानते हैं, और ये हमारी प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी या फिर इसको मैन मेमोरी भी कहते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे हमारे कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी है या इंटरनल मेमोरी है वो किस प्रकार की होती है और कितने टाइप की होती है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इसके मुख्य दो टाइप निकल के आते हैं। एक टाइप हमारा होता है जिसे हम रैम के नाम से जानते हैं। रैम यानी इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है रैम का। दूसरा जो टाइप इसका मिलता है वो मिलता है रोम, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मेमोरी। देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइमरी या इंटरनल मेमोरी, जिसके दो टाइप हो गए हैं, दो प्रकार हो गए हैं। एक प्रकार आपका रैम हो गया है जैसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। दूसरा रोम हो गया है जैसे हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चला है कि हम इसे केवल रीड कर सकते हैं और इसे हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। अब दोनों में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है? जो हमारा रैम होता है ये कैसा होता है? तो ये आपका एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। कैसा मेमोरी होता है? वोलेटाइल होता है। अब आप बोलेंगे सर वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? तो वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई। तो ये मेमोरी कैसी होती है? अस्थाई होती है, यानी ये मेमोरी हमारी टेम्परेरी होती है। इसमें जो भी डेटा है वो कुछ समय तक ही रहेगा, उसके बाद में डिलीट हो जाएगा। फिर आप पूछोगे सर रैम का फिर काम क्या है, यूज क्या है? तो देखिए, जितना भी प्रोसेसिंग हमारे कंप्यूटर में होता है तो प्रोसेसिंग तो किसी डेटा पर ही होगा, और अगर किसी डेटा पर प्रोसेसिंग हो रहा है तो वो डेटा हमारे कंप्यूटर में कहीं ना कहीं तो रखा जाएगा। तो हमारा जो प्रोसेसर है वो रैम के अंदर रखे गए डेटा पर ही प्रोसेसिंग करता है। ये सिंपल सी बात आप समझ लो। रैम के अंदर जो डेटा है उसी को हमारा प्रोसेसर एक्सेस कर सकता है। अगर आपने सेकेंडरी मेमोरी में कोई डेटा रखा है तो उसको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, यानी जो डेटा रैम के अंदर होगा उसी को एक्सेस कर पाएगा। अब आप सोचोगे सर रैम के अंदर डेटा हम कैसे लेकर जाएंगे?
तो देखिए, जब कभी भी हम अपने कंप्यूटर में, जैसे मान लिया जो भी डेटा हमारा एक्सटर्नल मेमोरी में रखा हुआ होता है, अगर हम जैसे कोई मूवी पड़ा हुआ है और आप उसको प्ले कर देते हैं, अभी तो वो मूवी आपका सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है, बट जैसे ही डबल क्लिक करके आप उसे प्ले कर देते हैं तो वो किसी ना किसी मीडिया प्लेयर पर ओपन हो जाता है। मीडिया प्लेयर यानी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे वीएलसी मीडिया हो सकता है, विंडो मीडिया हो सकता है। तो जब वहां पर ओपन हो जाएगा, इसका मतलब अब इस समय वो डेटा हमारा रैम में आ चुका है। आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस या लिब्रे ऑफिस पड़ा हुआ है और आपने कहा कि सर मुझे तो टाइपिंग करना है ना, कोई एक रिज्यूमे बनाना है, तो आप क्या करोगे, एमएस वर्ड या लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करोगे और उसमें काम करना शुरू कर दोगे। तो जिस समय वो पड़ा था उस समय तो आपकी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में था, लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन ओपन किया, एप्लीकेशन ओपन होते ही वो रैम में आ चुका है और अब आप काम कर रहे हैं तो जो भी आप टाइपिंग कर रहे हैं वो आपको आपके मॉनिटर पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो डेटा आप लिख रहे हैं, ये जो काम आप कर रहे हैं, ये वोलेटाइल मेमोरी में हो रहा है, अस्थाई मेमोरी में हो रहा है। स्टोर तो हो रहा है बट अस्थाई रूप से हो रहा है। अगर आप अपने सिस्टम को बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, तो ये सारा डेटा डिलीट हो जाता है, क्योंकि रैम का नेचर है वोलेटाइल मेमोरी यानी अस्थाई मेमोरी। जब तक सिस्टम ऑन रहेगा तब तक डेटा रहेगा, ऑफ कर दोगे तो चला जाएगा। जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने कंप्यूटर में डेटा को सेव करना पड़ता है, और जैसे सेव करते हैं तो डेटा हमारा सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है। तो इतना क्लियर हुआ कि जो रैम है इसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, और ये हमारा एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, अस्थाई मेमोरी होता है। ठीक है ना। चलिए, अभी रैम को ही आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद हम रोम पर आते हैं। अगर हम रैम के टाइप की बात करें कि भाई रैम कितने टाइप का होता है, तो देखो भाई, रैम में एक टाइप तो होता है यस रैम का। यस रैम का एक टाइप होता है, इसे हम स्टैटिक कहते हैं, स्टैटिक रैम कहते हैं, या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म तो यहाँ लिख ही चुके हैं, तो आपको पता ही है, तो स्टैटिक रैम हम यहाँ लिख देते हैं। तो रैम का ही एक टाइप है यस रैम, जो रैम से फास्ट होता है, तेज होता है। कई बार ये भी पूछते हैं कि यस रैम और डी रैम में कौन फास्ट है, तो यस रैम आपका फास्ट होता है, स्टैटिक रैम बोलते हैं। और दूसरा इसका जो नेचर है वो ये नॉन रिफ्रेशिंग में आता है, नॉन रिफ्रेशिंग में आता है, यानी इस मेमोरी को रिफ्रेश करना नहीं पड़ता है। दूसरा जो टाइप है आपका वो है डी रैम का, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, डी रैम होगा। तो दूसरा टाइप है हमारा डी रैम का। यस रैम हो गया और डी रैम हो गया। डी रैम का मतलब क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। तो ये डायनेमिक रैम यहाँ पर लिख देते हैं, और इसको रिफ्रेशिंग मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ओके, तो डी रैम ये रिफ्रेशिंग मेमोरी है, यस रैम ये नॉन रिफ्रेशिंग है। यस रैम स्टैटिक रैम है, डी रैम डायनेमिक रैम है। इतना तो आपका क्लियर हुआ है। अब अगर हम और आगे बढ़ते हैं और अगर हम देखें डी रैम में, क्योंकि आजकल आप देखोगे हमारे कंप्यूटर के अंदर डी रैम ही लग करके आता है एज ए रैम, ठीक है। तो अगर हम डी रैम को और आगे बढ़ाते हैं तो आप यहाँ पर क्या पाते हैं, तो डी रैम यहाँ पर आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आर डी रैम, तो यहाँ लिखेंगे आर डी रैम। आर डी रैम का मतलब क्या हो जाएगा, रैम बस, और आगे डी रैम लिख सकते हैं क्योंकि डी रैम का फुल फॉर्म आपको पता ही है। डी रैम का मतलब डायनेमिक रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो यहाँ आर डी रैम का मतलब हो जाएगा रैम बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैम बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। तो ये हो गया एक डी रैम का टाइप। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है यस डी रैम। इसको भी आप नोट करिएगा अपनी कॉपी पे, यस डी रैम होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिंक्रोनियस सिंक्रोनियस, और इसके बाद हो जाएगा डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपका, अगर हम बात करते हैं डी रैम की, दो टाइप का हुआ, एक आर डी रैम हो गया और एक आपका एस डी रैम हो गया। और यहाँ पर अगर हम एस डी रैम को देखें तो ये भी दो टाइप का होता है, यानी सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी दो प्रकार का होता है। एक आपका यहाँ पर होता है एस डी आर, एस टी आर एस डी रैम, ठीक है, एस टी आर एस डी रैम, ये आपका एक होता है। सिंगल डेटा रेट, इसका मतलब हो जाएगा सिंगल डेटा रेट, यहां लिख सकते हैं आप सिंगल डेटा रेट
और आगे लिख सकते हैं एसडी रैम। ये हो जाएगा आपका एक टाइप, सिंगल डेटा रेट एसडी रैम हो जाएगा। सिंगल डेटा रेट एसडी रैम हो जाएगा। दूसरा आपका क्या होता है, डीडीआर करके होता है, डीडीआर एसडी रैम। डीडीआर एसडी रैम का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा डबल डेटा रेट, ठीक है, डबल डेटा रेट, और आगे एसडी रैम आप लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो अभी आपने क्या समझा, आपका एसडी रैम भी दो टाइप का होता है, एक एसडीआर यानी सिंगल डेटा रेट होता है, और एक आपका डीडीआर यानी डबल डेटा रेट होता है। तो इतना आपके समझ आया। अब अगर हम डीडीआर में बात करें कि कौन कौन सी डीडीआर में आपकी रैम आती हैं, और इसमें भी अलग अलग जनरेशन की रैम आती हैं, जैसे अगर हम देखें डीडीआर के अंदर, तो इस वाले टॉपिक को अब यहाँ से शुरू कर देते हैं और फिर रोम को बाद में आपको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आप अपनी कॉपी पे सही से इसको नोट डाउन कर लेना है। डीडीआर हम अगर बात करें, डीडीआर, ठीक है, ये इसका नहीं है, ये अलग है। डीडीआर एफडी रैम की अगर हम बात करें, एसडी रैम की अगर हम बात करते हैं, यानी यहाँ पर डुअल डेटा रेट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका डीडीआर आया था, यानी डुअल डेटा रेट आया था जो आपका एफडी रैम, ये आया था 1998 में, 1998 में। ओके, तो दूसरा हमारा आया था DDR2 करके, और ये आया था 2003 में, मतलब ये मेमोरी DDR2 जो लॉन्च हुई थी 2003 में लॉन्च हुई थी। इसके बाद DDR3 करके लॉन्च हुई थी, ये 2007 में लॉन्च हुई थी। इसके बाद DDR4 करके लॉन्च हुई थी, ये आपकी 2014 में लॉन्च हुई थी। और इसके बाद DDR5 करके लॉन्च हुई, 2020 में लॉन्च हुई। और ये सबसे लेटेस्ट आपकी रैम है, यानी सबसे लेटेस्ट अगर हम रैम की बात करते हैं तो DDR5 एसडी रैम होगा। इसका फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम क्या बनेगा, इसका पूरा नाम बनेगा DDR5 एसडी रैम बनेगा। ये आपकी सबसे लेटेस्ट रैम है ना, ये सबसे लेटेस्ट है। डुअल डेटा रेट, ठीक है, डुअल डेटा रेट 5, यहाँ पे 5 है, इसको आप यस मत समझना, डुअल डेटा रेट 5 एफडी रैम, ये सबसे लेटेस्ट रैम आपकी बनेगी। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट और नोट कर लेना, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि ये कितने वोल्ट की होती है, मतलब कितना वोल्ट करंट इसके लिए चाहिए होता है, कितना इसके लिए चाहिए होता है, कितना इसके लिए, कितना इसके लिए, कितना इसके लिए। क्योंकि जितने भी ये जनरेशन में जो आपकी रैम निकाली गई है, इसमें सबको क्या किया गया है, सबका जो वोल्टेज है ना वो कम किया गया है। तो अगर हम सबसे पहले DDR की बात करते हैं जो 1998 में लॉन्च हुई थी, इसका जो वोल्टेज है वो कितना वोल्टेज ये कंज्यूम करती है उसकी हम बात करें अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 से 2.6, ठीक है, वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कितने वोल्टेज इसको चाहिए होता है इस रैम के लिए। इसके बाद अगर हम DDR2 की बात करते हैं तो यहाँ पर ये 1.8 वोल्टेज इसको चाहिए होता है। अगर हम DDR3 की बात करते हैं जो इसके लिए 1.5 से 1.3 ये आपको वोल्टेज चाहिए होगा। और अगर हम DDR4 की बात करें जो 2014 में लॉन्च हुई है तो इसका 1.2 चाहिए होगा, 1.05, ठीक है। इसके बाद DDR5 की अगर हम बात करते हैं तो DDR5 का जो वोल्ट है वो आपका 1.1 वोल्टेज हमें चाहिए होता है। तो ये हमारी सबसे लेटेस्ट डी रैम है। तो अभी एक बार फिर से हम जरा आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद फिर आगे के जो है ना ये मेमोरी रोम की बात करेंगे या फिर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे, अगली क्लास में करेंगे क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी ऐसे में। देखिए, हम कंप्यूटर मेमोरी की जब बात करते हैं तो मेमोरी हमारी दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है जिसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, दूसरा सेकेंडरी होता है जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी का भी नाम देते हैं। अब आ जाते हैं प्राइमरी मेमोरी पर। तो हमने देखा कि प्राइमरी मेमोरी हमारी दो प्रकार की हुई, एक हमारी रैम हो गई जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, दूसरा हमारा रोम हो गया जिसे हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। अभी हमने रोम नहीं पढ़ा है, हम रैम पर आ जाते हैं। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसको हम वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं, यानी ये अस्थाई मेमोरी होती है। अस्थाई का मतलब क्या है ना, टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें जो भी डेटा रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक ही रहेगा, अगर ऑफ कर देंगे तो डेटा यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी ये हमारी कैसी होगी, ये हमारी वोलेटाइल मेमोरी होगी, ये पॉइंट रखना याद, वोलेटाइल होगी। अगर हम रैम की बात करें कि कितने टाइप का होता है, तो एक हमारा यस रैम होता है जिसे हम स्टैटिक रैम कहते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, जो कि नॉन रिफ्रेशिंग होता है, इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है।
स्टैटिक रैम। और अगर हम दूसरा डी रैम की बात करते हैं तो ये डायनेमिक रैम होता है, इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। हमारे कंप्यूटर में डी रैम ही लग कर आता है। यस रैम जो होता है आपके कंप्यूटर में कैसे मेमोरी होता है, और कैसे मेमोरी में जो कॉन्सेप्ट होता है वो यस रैम का ही होता है। ठीक है, तो यस रैम यानी कैसे मेमोरी में लग करके आती है। डी रैम यानी डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे रिफ्रेशिंग मेमोरी कहते हैं। और इसके टाइप की बात करें तो एक हमारा आरडी रैम हो गया, ये डी रैम की बात कर रहे हैं, एक आपका आरडी रैम हो गया जिसे रैमबस डी रैम कहते हैं, या रैमबस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। दूसरा एसडी रैम हो गया जिसे हम सिंक्रोनियस डी रैम कहते हैं, या सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम एफ डी रैम की टाइप की बात करते हैं तो इसमें एफ डी आर आती है, एफ डी आर मतलब सिंगल डेटा रेट आती है। दूसरा डी डी आर करके आती है जिसे हम डुअल डेटा रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब सिंगल और डुअल में अगर हम बात करते हैं डुअल डेटा रेट की, तो डुअल डेटा रैम जो हमारी होती है यानी डीडीआर जो आपकी होती है, इसमें कई सारे अलग अलग जनरेशन निकली हैं, कई सारे अलग अलग इसके वर्जन आप बोल सकते हैं। जैसे सबसे पहले डीडीआर आया जो 1998 लॉन्च किया गया था, और इसके लिए वोल्टेज 2.5 से 2.6 की आवश्यकता होती है। DDR2 आया, इसे 2003 में लॉन्च किया गया था, इसे 1.8 वोल्ट की आवश्यकता होती है। DDR3 आया था जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था, इसे 1.5 से 1.3 वोल्ट की आवश्यकता होती है। DDR4 की बात करें 2014 में लॉन्च हुआ था, इसे 1.2 से 1.05 वोल्ट की आवश्यकता होती है। और सबसे लेटेस्ट हमारा है DDR5 जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था, इसे 1.1 केवल 1.1 वोल्ट की आवश्यकता होती है। और ये हमारा हो गया है DDR5 FD रैम जो कि सबसे लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे क्योंकि फिर क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगली क्लास में हम रोम के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम सेकेंडरी मेमोरी पर आ जाएंगे, यानी मेमोरी को बहुत अच्छे ढंग से पूरा हम आपको समझा देंगे कि मेमोरी में क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइएगा CCC वाईफाई चैनल पर, जो रेड बटन है वहां पर आपको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। दूसरा, जिन बच्चों ने CCC वाईफाई मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है आपको कर लेना है, और वहां पर हमारे आप लेटेस्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने लेटेस्ट बैच आते रहते हैं, तो वहां पर आप पेड कोर्सेज में जाके चेक कर सकते हैं, जो भी बैच आपके लिए सही है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी सबसे लेटेस्ट बैच वहां पर चल रहा है CCC अक्टूबर एग्जाम के लिए, तो इस बैच को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। अक्टूबर एग्जाम बैच की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। अब ये क्लास आपको मिलेंगी शाम को 7 बजे यानी 7 PM पर आज से क्लास आपको मिलेंगी। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।